तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के लेटेस्ट न्यूज को कवर करते हैं। तो आइए आज की वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो चलिए शुरुआत करते हैं मार्वल की न्यूज से। और मार्वल की तरफ से जो पहली न्यूज आ रही है वो है लोकी के सीजन 2 को लेकर। तो लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड का रन टाइम रिवील हो चुका है, जो कि है 45 मिनट्स का, यानी कि इसका पहला एपिसोड 45 मिनट का होगा और इसके अंदर 6 मिनट के क्रेडिट सीन्स भी होंगे। सो हाँ, इस एपिसोड का रन टाइम काफी डिसेंट है, क्योंकि मार्वल के कुछ सीरीज ऐसे भी हैं जिनका रन टाइम 30 मिनट के आसपास भी है। अगली न्यूज की बात करें तो वो है लोकी सीजन 2 के टाइमिंग्स को लेकर। तो लोकी का सीजन 2 इंडिया में 6 अक्टूबर से आएगा, लेकिन क्योंकि यूएसए का टाइम इंडिया से कुछ घंटे पीछे है, इसीलिए यूएसए के अंदर लोकी सीरीज 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी और ये वहाँ पर आएगी रात के 9 बजे। और इस हिसाब से देखा जाए तो लोकी सीजन 2 इंडिया के अंदर सुबह 6:30 बजे आएगी। तो हाँ, अब जिस किसी को भी ये सीरीज देखनी होगी उसे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। इसकी आगे बात करें तो लोकी के सीजन 2 का एक ऑफिशियल पोस्टर भी निकाल दिया गया है, मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। इसके साथ ही अगर बात करें इस सीरीज के अंदर जोनाथन मेजर्स के रोल की, तो जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जोनाथन मेजर्स अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं, और जब भी किसी एक्टर का इस तरह नाम आता है और उसे कोर्ट के ट्रायल्स फेस करने होते हैं तो बहुत से स्टूडियोज उस एक्टर से अपना नाम पीछे खींचने लगते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर जब लोकी सीजन 2 के डायरेक्टर से ये पूछा गया कि क्या उन्होंने भी जोनाथन मेजर्स के रोल को इस सीरीज के अंदर कम किया है, तो इसी बात पर डायरेक्टर ने ये कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इस सीरीज में जोनाथन मेजर्स का एज अ विक्टर टाइमली एक काफी बड़ा रोल है और उन्होंने इस सीरीज के अंदर बिना कोई छेड़छाड़ किए विक्टर टाइमली को पूरी तरह से दिखाया है। तो चलिए आगे बात करते हैं हॉट टॉयज के बारे में। तो ये हॉट टॉयज हांगकांग बेस्ड कंपनी है जो कि बेसिकली टॉयज और मर्चेंडाइज बनाती है और उसे वर्ल्ड वाइड सेल करती है। तो इसी हॉट टॉयज ने अभी कई सारे मार्वल कैरेक्टर्स के टॉयज को रिलीज किया है, जिनमें से सबसे पहले हैं स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स से स्पाइडर पंक, जिसके हॉट टॉय का लुक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद है उसी मूवी से माइल्स जे मोरालिस का लुक, जिसके टॉय को काफी ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसके बाद है एवेंजर्स एंड गेम वाली स्कारलेट विच का हॉट टॉय, जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद आया। और फिर आखिर में है टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के कई सारे लुक्स, जिसके डिफरेंट हॉट टॉयज को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ स्पाइडरमैन नो वे होम से मैड मुडॉक के एक मर्च को भी अनवील कर दिया गया है और इसे भी आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं डिज्नी के एनिमेटेड फिल्म्स के बारे में। तो अभी हाल ही में डिज्नी की एनिमेटेड मूवीज की एक लिस्ट सामने आई है और ये वो सारी एनिमेटेड मूवीज हैं जिन्हें रोटन टोमेटोज के ऊपर सबसे ज्यादा रेटिंग्स मिली है। और ये सारी मूवीज हैं राया एंड द लास्ट किंगडम, ब्यूटी एंड द बीस्ट, फैंटास्टिया, अलादीन, मोआना, स्नो वाइट एंड द सेवन डॉर्स, डम्बो, 101 डैल्मेशियन, जूटोपिया और नंबर 1 पर है पिनोकियो, जिसको रोटन टोमेटोज के ऊपर 100% रेटिंग्स मिली है। तो आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देख रखी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए इसके आगे बात करते हैं डेडपूल 3 के बारे में। तो इस मूवी को लेकर फैंस के बीच काफी डाउट था और ज्यादातर फैंस को ये लग रहा था कि मार्वल स्टूडियोज इस मूवी के जरिए पूरे फॉक्स यूनिवर्स को खत्म कर देगा, जिसके बाद डेडपूल सिर्फ एमसीयू का पार्ट होगा। लेकिन अब इस मूवी के डायरेक्टर शॉन लीवाई ने यह कंफर्म कर दिया है कि फॉक्स के यूनिवर्स को खत्म करने का उनका कोई प्लान नहीं है, और साथ ही साथ उनकी इस मूवी के अंदर हमें फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स के बारे में भी बताया जाएगा और उस पूरे यूनिवर्स को डेडपूल 3 मूवी से कनेक्ट किया जाएगा। सो हाँ, एक्समैन फैंस के लिए ये खुशी की बात है। इसके आगे बात करते हैं एमसीयू की आने वाली मूवी द मार्वल्स के बारे में। तो इस मूवी के बजट को अनाउंस कर दिया गया है, जो कि है $274.8 मिलियन, और इस बजट के सामने आते ही ये द मार्वल्स मूवी एमसीयू की सबसे एक्सपेंसिव मूवीज में से एक बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले तक एमसीयू की सबसे महंगी मूवी एवेंजर्स एंड गेम थी, और एंड गेम के अलावा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और द एवेंजर्स एमसीयू की सबसे महंगी मूवीज थी। बट अब इन्हीं सारी मूवीज के साथ द मार्वल्स का भी नाम जुड़ चुका है। इसके साथ ही इस मूवी के डायरेक्टर, जिनका नाम निया डा कोस्टा है, उन्होंने इस मूवी को लेकर ये कहा है कि ये मूवी उनकी नहीं बल्कि केविन फाइगी की मूवी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि केविन फाइगी ने इस मूवी को काफी इन्फ्लुएंस किया है। साथ ही साथ उन्होंने मूवी के डायरेक्टर को भी इन्फ्लुएंस किया है और अपने अकॉर्डिंग इस मूवी में कई सारे चेंजेस किए हैं, जिस वजह से निया डा कोस्टा इस मूवी को केविन फाइगी की मूवी कह रही हैं। इसके आगे बात करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। तो अभी हाल ही में थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी से जब ये पूछा गया कि उनके अकॉर्डिंग इस मूवी को लेकर क्या गलतियां हुई है, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि उनके लिए इस मूवी का राइट टोन ढूंढना बहुत मुश्किल था। मतलब कि कुछ मूवीज फनी टोन की होती हैं और कुछ बिल्कुल ही सीरियस या फिर डार्क टोन की होती है, लेकिन टाइका वाइटिटी ने कहा कि उन्हें इस मूवी के अंदर गॉर द गॉड बुचर की वजह से सीरियस टोन को भी ऐड करना था, जेन फोस्टर की स्टोरी को दिखाकर मूवी में एक लव एंगल भी देना था, और साथ ही साथ जैसा कि थॉर की पिछली मूवी के अंदर काफी फनी एलिमेंट्स को ऐड किया गया था, उसी तरह से उन्हें इस मूवी को काफी फनी टोन में भी रखना था। और इन्हीं सब के चलते टाइका वाइटिटी के लिए इस मूवी में टोन को समझना काफी मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से फैंस को ये मूवी ज्यादा पसंद नहीं आई। तो चलिए आगे बात करते हैं एमसीयू में कैप्टन अमेरिका को लेकर।
तो अभी कुछ टाइम से ये रूमर्स आ रहे थे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका की वापसी हो सकती है। तो इसी चीज को लेकर जब क्रिस इवांस से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्टली तो कोई जवाब नहीं दिया, बट उन्होंने बातों बातों में इस बात का हिंट दे दिया है कि एमसीयू की आने वाली फ्यूचर मूवीज के अंदर उनकी वापसी हो सकती है। और पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के अंदर आरडीजे के आयरन मैन और क्रिस इवांस के कैप्टन अमेरिका दोनों की वापसी हो सकती है। सो वैसे आप मुझे बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। इसके साथ ही यूएस के एक फिल्म मेकर जिनका नाम क्वांटिन टैरेंटिनो है, उन्होंने अभी से काफी टाइम पहले एमसीयू के बारे में ये कहा था कि एमसीयू के अंदर एक्टर से स्टार नहीं है बल्कि कैरेक्टर से स्टार है। यानी कि जैसे क्रिस हेम्सवर्थ थॉर को प्ले कर रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्रिस हेम्सवर्थ को कोई नहीं जानता बल्कि लोग जानते हैं थॉर को। और क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ थॉर को प्ले कर रहे हैं इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है। तो जब इन्हीं सब के बारे में क्रिस इवांस से पूछा गया कि उनका क्वांटिन टैरेंटिनो की बातों पर क्या कहना है, तो क्रिस इवांस ने ये कहा कि वो क्वांटिन टैरेंटिनो की बात से एग्री करते हैं और वो मानते हैं कि एमसीयू में एक्टर्स नहीं बल्कि कैरेक्टर से स्टार है। और अगर वो खुद की बात करें तो उनका कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका स्टार था और आज जो उन्हें इतनी सारी पॉपुलैरिटी मिली है उसमें उनके कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका का काफी बड़ा हाथ है। इसके आगे बात करते हैं एवेंजर सीक्रेट वॉर्स के बारे में। तो इस मूवी को लेकर ये रूमर्स आ रहे हैं तो इस मूवी के अंदर इयान मैकेलन का मैग्नेटो दिख सकता है, यानी कि बूढ़ा मैग्नेटो। इसके आगे बात करें डेयरडेविल के बारे में तो नेटफ्लिक्स पर आने वाली डेडपुल के सीजन 1 के शो रनर जिनका नाम स्टीवन मैकनाइट है, उन्होंने मार्वल स्टूडियोज के बारे में ये कहा है कि वो मार्वल के फैसले से खुश नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल ने डेयरडेविल की सीरीज को रिबूट कर दिया है और अब वो उसे एमसीयू में एक बिल्कुल ही नए सिरे से दिखाना चाहते हैं। लेकिन पर्सनली वो ऐसा चाहते थे कि डेयरडेविल की सीरीज को रिबूट करने की बजाय मार्वल एमसीयू के अंदर उसके सीजन 4 को ऐड करता जिसके अंदर सीजन 3 के आगे की स्टोरी होती। तो आइए इसके आगे बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के बारे में। तो इसी मूवी से मारिया रैम्बियो के कैप्टन मार्वल के कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट सामने आए हैं और ये वो सारे कॉन्सेप्ट आर्ट है जिन्हें मूवी के अंदर कभी यूज नहीं किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की न्यूज के बारे में। तो डीसी से पहली खबर है मैन ऑफ स्टील मूवी को लेकर। तो इस मूवी के अंदर 2 सुपरमैन थे। अगर आपको नहीं पता तो समझाता हूँ कैसे। एक सुपरमैन तो हेनरी कैविल का सुपरमैन था, लेकिन दूसरा सुपरमैन था एरोन स्मॉलिंस्की, जिसे आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनका इस मूवी के अंदर एक बहुत ही छोटा रोल था, लेकिन जो साल 1978 के अंदर सुपरमैन की मूवी आई थी उसके अंदर इन्होंने सुपरमैन के बचपन वाले वर्जन को प्ले किया था और उस मूवी के ठीक 35 साल बाद इन्हें सुपरमैन की एक दूसरी मूवी के अंदर काम मिला जो कि थी मैन ऑफ स्टील। अब सुपरमैन के आगे बात करें बैटमैन की तो रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन लोगों को काफी पसंद आई थी और इसी मूवी का ये सीन जिसके अंदर बैटमैन रिडलर के सामने आकर उससे बातें कर रहा होता है, उस सीन की भी फैंस ने काफी तारीफ की थी। लेकिन मूवी के इसी सीन को लेकर इस मूवी के डायरेक्टर ने ये बताया कि इस सीन को शूट करने में उन्हें 70 से 80 टेक्स लेने पड़े थे और इतने सारे टेक्स लेने के बाद जाकर उन्हें ये वाला सीन रियलिस्टिक लगा था। तो इसके आगे बात करें क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन मूवीज के बारे में तो उन मूवीज के स्क्रीन राइटर ने अभी एक इंटरव्यू के अंदर ये कहा है कि वो बैटमैन ट्रिलॉजी के अंदर जेक जिलेनहॉल को कास्ट करना चाहते थे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो बैटमैन की एक्टिंग बहुत अच्छे से कर पाते। लेकिन अब क्योंकि उन मूवीज के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन थे इसीलिए उन्होंने बैटमैन के रोल के लिए क्रिश्चियन बेल को कास्ट किया और जब उन्होंने क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग देखी तब उन्हें क्रिस्टोफर नोलन का फैसला बहुत सही लगा। तो चलिए अब बात करते हैं डीसी की एक नई मूवी को लेकर। तो डीसी से जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड नाम से एक नई मूवी आ रही है जो कि जस्टिस लीग की एक नई एनिमेटेड मूवी होगी और इसे अक्टूबर 23 से यूएस के अंदर स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। सो हाँ, आपको डीसी की मूवीज कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और क्या आप इस मूवी को देखेंगे या नहीं ये भी जरूर बताना। वैसे अभी तक तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये मूवी इंडिया में कब आएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एक्वामैन 2 के बारे में। तो इस मूवी के डायरेक्टर ने अभी हाल ही में ये कहा है कि मूवी के फाइनल कट से पहले इस मूवी के अंदर विलियम डफॉय का कैरेक्टर था, मतलब कि उन्होंने विलियम डफॉय के कैरेक्टर को ऐड किया था, लेकिन मूवी का फाइनल कट आते आते उन्हें विलियम डफॉय के सीन को काटना पड़ा। साथ ही साथ इसी मूवी को लेकर एक बड़ी खबर भी है और वो खबर ये है कि अभी कुछ टाइम पहले कुछ लिमिटेड लोगों के सामने इस मूवी को दिखाया गया था, बट जब उन्होंने इस मूवी को देखा तब बहुत से लोगों ने इस मूवी को पूरा भी नहीं देखा और वो बीच में से उठकर इस मूवी को छोड़कर जाने लगे। सो अब देखा जाए तो इस मूवी को रिस्पॉन्स तो बहुत ही गंदा मिल रहा है। खैर देखते हैं रिलीज होने के बाद इस मूवी का क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं डीसी के क्रीचर कमांडोज के बारे में। तो इसी सीरीज को लेकर फ्रैंक ग्रिलो ने ये कहा है कि इस सीरीज में कोई भी डिले नहीं होगा और स्ट्राइक्स का इस सीरीज के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। और ये फ्रैंक ग्रिलो वही एक्टर है जिन्हें आप सभी ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के अंदर शॉकर के रोल में देखा था और ये एक्टर इस क्रीचर कमांडो सीरीज के अंदर रिक फ्लैग सीनियर को अपनी आवाज दे रहे हैं और डीसी की फ्यूचर मूवीज के अंदर यही इस कैरेक्टर को प्ले भी करेंगे। तो चलिए आखिर में बात करते हैं इस साल रिलीज होने वाली वार्नर ब्रोस की सबसे प्रॉफिटेबल मूवीज के बारे में, जिनमें सबसे पहला नाम आता है बारबी का, जिसने $145 मिलियन के बजट के अंदर $1.4 बिलियन का कलेक्शन किया है। और इसी मूवी से एक अपडेट ये भी है कि इसे आईमैक्स के अंदर अब एक बार फिर से रिलीज किया जाएगा, जिसके अंदर 6 मिनट का एक्स्ट्रा फुटेज भी होगा। तो क्या आप उसे देखेंगे या नहीं ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। अगली मूवी की बात करें तो वो है मैक 2 द ट्रेंच, जिसका बजट $129 मिलियन था
और इस मूवी ने $385 मिलियन कमाए। अगली मूवी है द नन 2, जिसने की $38.5 बिलियन के बजट के अंदर $101 मिलियन क्रॉस किए, $101 मिलियन की कमाई कर ली। और आखिर में क्रीड 3, जिसने $75 मिलियन के बजट में $274 मिलियन का कलेक्शन किया है। सो हाँ, यही सारी है वार्नर ब्रोस की इस साल की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल मूवीज। तो अब मार्वल और डीसी के बाद चलिए कुछ अदर न्यूज की बात करते हैं, जिनमें सबसे पहले है ओपनहाइमर। तो ये मूवी अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी मूवी बन चुकी है जिसने की एक बायोपिक होते हुए सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है, और इसीलिए सारी बायोपिक मूवीज के अंदर ओपनहाइमर का नाम टॉप पर आ चुका है। इसके आगे बात करें मिशन इम्पॉसिबल 7 की, तो ये मूवी 10 अक्टूबर से डिजिटली अवेलेबल हो जाएगी, जिसे देखना हो वो देख सकता है। इसके साथ ही इस मूवी का डोमेस्टिक कलेक्शन काफी कमाया है, जो कि है टोटल $172 मिलियन, और ये कलेक्शन इस पूरी फ्रेंचाइजी का सेकंड लोएस्ट है। सो हाँ, इस मूवी को डोमेस्टिकली काफी बुरा रिस्पांस मिला है। इसके आगे बात करें द बॉयज की आने वाली सीरीज जेनवी के बारे में, तो जेनवी को लेकर ये अपडेट है कि उसके अंदर सोल्जर बॉय का कैरेक्टर भी होगा, जिनका उस सीरीज के अंदर बेसिकली एक कैमियो होगा। आगे बात करें एक्सपेंडेबल्स 4 के बारे में, तो इस मूवी को काफी बुरा रिस्पांस मिल रहा है, और ये अपनी पूरी फ्रेंचाइजी में सबसे कम कमाने वाली मूवी बन चुकी है। लेकिन इस मूवी के डायरेक्टर में इतनी हिम्मत है कि उसने अभी हाल ही में ये कहा कि वो एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की मूवी को डायरेक्ट करना चाहता है, और अगर केविन फाइगी किसी को ढूंढ रहे हो तो वो उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी न्यूज के बारे में, जो कि है इनविंसिबल 2 को लेकर। तो जैसे कि हम सब ये जानते ही हैं कि इनविंसिबल का सीजन 2 इसी साल आने वाला है, तो इसी को लेकर इस सीरीज के क्रिएटर ने ये कहा है कि सीजन 2 में तातियाना मैस्लेनी, जो कि एमसीयू में शी हल्क को प्ले कर रही हैं, उनका भी इस सीरीज के अंदर एक रोल होने वाला है। हालांकि उनके कैरेक्टर का क्या नाम है ये तो उन्होंने नहीं बताया, बट उन्होंने ये जरूर कहा है कि उनके कैरेक्टर का रोल काफी मेन होने वाला है। सो हाँ, अब देखते हैं कि इनविंसिबल सीजन 2 के अंदर तातियाना मैस्लेनी क्या प्ले करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाया था, जिस वजह से ये वीडियो आज आ रही है। और अब क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर भी कई सारी बड़ी न्यूज आई है, इसीलिए मैंने उन सारी न्यूज को भी इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिया है। तो उन्हीं सारी न्यूज में से सबसे पहले न्यूज की बात करें तो वो खबर आई है डीसी के जेम्स गन की तरफ से। तो जेम्स गन ने ट्विटर के ऊपर ये रिवील कर दिया है कि उनके डीसीयू की जो पहली मूवी आने वाली है, यानी कि सुपरमैन लेगेसी, वो बहुत हद तक सुपरमैन फॉर ऑल सीजन्स नाम की एक कॉमिक से इंस्पायर होगी। यानी कि इस कॉमिक का मूवी के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने वाला है। ये सुपरमैन फॉर ऑल सीजन्स बेसिकली एक लिमिटेड सीरीज कॉमिक बुक है, जिसे 4 इश्यूज के अंदर साल 1998 में रिलीज किया गया था। सो ऐसे में आप लोग इस कॉमिक को पढ़कर ये जान सकते हैं कि सुपरमैन लेगेसी की स्टोरी क्या हो सकती है। इसी के साथ साथ जेम्स गन ने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनके आने वाले नए डीसीयू का पहले की किसी भी मूवी या सीरीज से कोई भी लेना देना नहीं है, जिसका मतलब पहले की कोई भी मूवी या सीरीज कैनन नहीं है, और ना ही वो नए डीसीयू से कनेक्टेड होगी। हालांकि जेम्स गन ने ये जरूर बोला है कि अगले साल आने वाली क्रीचर कमांडोज और उसके बाद आने वाली सुपरमैन लेगेसी के बाद फैंस को ये जवाब मिल जाएगा कि पहले के कौन से प्रोजेक्ट्स उनके डीसीयू से कैनन है और कौन से नहीं। लेकिन तब तक के लिए फैंस किसी को भी कैनन न माने। इन सब के साथ साथ जेम्स गन ने 3 एक्टर्स का नाम लेते हुए ये कंफर्म कर दिया है कि ये तीनों ही एक्टर्स अपने पुराने कैरेक्टर में उनके डीसीयू का हिस्सा होंगे, और इन्हीं में पहला नाम है जॉन सीना का, जो कि जेम्स गन के डीसीयू के अंदर भी पीस मेकर ही रहेंगे। इसके बाद नाम आता है वोला डेविस का, जो कि अमांडा फॉलर रहेंगी, और जो तीसरा एक्टर है वो है जोलो मेरिडोना, जो कि जेम्स गन के डीसीयू के अंदर ब्लू बीटल को प्ले करेंगे। हालांकि इनकी ब्लू बीटल मूवी फ्लॉप हो गई थी, बट उसके बावजूद भी जेम्स गन को ये पता है कि ये एक्टर ब्लू बीटल के कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर सकता है, और इसीलिए उन्होंने ब्लू बीटल को ना बदलने का फैसला लिया है। अगली खबर की बात करें तो वो है हैरी पॉटर सीरीज से डंबलडोर को लेकर। तो एक्टर माइकल गैबनन, जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज के अंदर डंबलडोर को प्ले किया था, उनकी अभी हाल ही में डेथ हो चुकी है, और अगर उनकी करंट एज की बात करें तो वो थी 82। सो हाँ, इनके लिए रेस्ट इन पीस। अगली न्यूज की बात करें तो वो है द मार्वल्स मूवी को लेकर। तो इस मूवी को लेकर काफी टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा 45 मिनट है। तो हाँ, अब इसी बात को कंफर्म कर दिया गया है कि इस मूवी का रन टाइम 1 घंटा 45 मिनट ही होगा। और जैसे इस बात को अनाउंस किया गया, वैसे ये मूवी एमसीयू की सबसे छोटी मूवी बन गई, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इससे पहले जो एमसीयू की सबसे छोटी मूवी थी वो थी द इनक्रेडिबल हल्क और थॉर द डार्क वर्ल्ड, जो कि 1 घंटे 52 मिनट की थी। लेकिन अब ये मूवी उन दोनों मूवीज से भी 7 मिनट छोटी है। इसके साथ ही इस मूवी का एक इंटरनेशनल पोस्टर भी रिलीज किया गया है। वैसे इस पर वर्ड्स तो चाइनीज में लिखे हैं, तो इसे इंटरनेशनल क्यों बोला जा रहा है ये मुझे तो नहीं पता। आपको समझ लगे तो कमेंट्स में जरूर बताना। इसके आगे बात करें डेडपूल 3 को लेकर, तो इस मूवी को एक बार फिर से डिले किया जा सकता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मूवी के मेकर्स ने बताया है कि स्ट्राइक के चलते उनका काफी काम रुका हुआ था, और क्योंकि इस मूवी के अंदर अभी भी आधा काम करना बाकी है, इसीलिए उन्हें काम को पूरा करने के लिए टाइम चाहिए। सो इसीलिए इस मूवी को डिले करना पड़ेगा। अब यहाँ पर स्ट्राइक की बात हो ही रही है, तो मैं आप सभी को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ, और वो खुशखबरी ये है कि हॉलीवुड के अंदर इतने महीनों से जो राइटर स्ट्राइक चल रहा था वो अब फाइनली एंड हो चुका है। अगर दिन के हिसाब से बात करूँ तो ये वेडनेसडे को यानी कि 27 तारीख को एंड हुआ था। हालांकि एक्टर्स की स्ट्राइक अभी भी जारी है, लेकिन उसे लेकर भी ऐसा कहा जा रहा है कि वो स्ट्राइक भी अक्टूबर के मिड में खत्म हो सकती है।
सो हाँ, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है क्योंकि अब हम सबको लगातार मूवीज और सीरीज देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करते हैं इनविंसिबल 2 को लेकर। तो इसका सीजन 2 इसी साल आने वाला है और अब इसके सीजन 2 को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि उसके अंदर हमें मल्टीवर्स दिखाया जा सकता है और वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। सो देखते हैं कि आखिरकार सीरीज के अंदर क्या होता है। आगे बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 8 के बारे में। तो अभी जो मिशन इम्पॉसिबल 7 आई थी उसे कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था और इसीलिए ऐसा कहा जा रहा था कि उसकी अगली मूवी जो कि मिशन इम्पॉसिबल 8 है उसे आगे के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है। लेकिन अब ये कंफर्म कर दिया गया है कि वो मूवी अपने शेड्यूल टाइम पर ही आएगी और जो टाइमिंग उसके रिलीज के लिए रखी गई है उसे बिल्कुल तभी रिलीज किया जाएगा। अगली न्यूज है द नन 2 को लेकर। तो इस मूवी ने $200 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर ली है और इसके बजट की बात करें तो वो सिर्फ $70 मिलियन थे। सो इस हिसाब से ये मूवी 3 गुना कमा चुकी है और अब इसीलिए 3 अक्टूबर को इस मूवी को डिजिटली अवेलेबल कर दिया जाएगा ताकि जिन्होंने भी इस मूवी को थिएटर्स में नहीं देखा है वो अब इसे घर बैठे देख सकते हैं। इसके साथ ही राइटर स्ट्राइक खत्म होने की खुशी में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया है कि वो वेंसडे सीजन 2 और स्ट्रेंजर थिंग्स 5 के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही जल्द इन दोनों के नए सीजन्स आने भी स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है इको सीरीज को लेकर। तो इको सीरीज के पहले एपिसोड को लेकर एक छोटा सा लीक आया है और लीक के अकॉर्डिंग इको सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर हमें यह दिखाया जाएगा कि माया लोपेज यानी कि अपनी इको क्राइम के रास्ते को छोड़कर एक आम इंसान की जिंदगी जिएगी, लेकिन ऐसा करने में ही उसे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और यही सारे चैलेंजेस एपिसोड 1 में दिखेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं मार्टिन स्कॉर्सेसे के बारे में। तो ये बेसिकली हॉलीवुड के एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में ये कहा है कि सभी को एक साथ मिलकर सिनेमा को बचाना होगा। और पता है किससे? मार्वल और डीसी जैसी कॉमिक बुक मूवीज से। उन्होंने कहा कि आज के टाइम पर पूरे सिनेमा वर्ल्ड के ऊपर कॉमिक बुक मूवीज ही डोमिनेट कर रही हैं और उनके अकॉर्डिंग ये चीज बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो ये चाहते हैं कि लोग इन सारी मूवीज को छोड़कर क्रिस्टोफर नोलन जैसे डायरेक्टर की मूवीज देखें, जैसे कि टेनेट और इंसेप्शन जैसी मूवीज। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या इनका मानना सही है कि लोगों को कॉमिक बुक मूवीज देखना छोड़ देना चाहिए या फिर कॉमिक बुक के ऊपर इसी तरह से और भी मूवीज आनी चाहिए। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट न्यूज के बारे में, जो न्यूज है ब्लैक पैंथर को लेकर। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि रियान कोगलर जिन्होंने एमसीयू में ब्लैक पैंथर की मूवी को डायरेक्ट किया है वो ब्लैक पैंथर की एक एनिमेटेड सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि एमसीयू के ब्लैक पैंथर मूवी की स्पिन ऑफ होगी और उस एनिमेटेड सीरीज को डिज्नी प्लस के ऊपर लाया जाएगा। सो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप ब्लैक पैंथर की एनिमेटेड सीरीज के लिए एक्साइटेड हैं या फिर नहीं। सो दोस्तों यही थी इस हफ्ते की सारी न्यूज। आप सभी को ये सारी न्यूज कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।